हाँ जी भाई, एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं। आज के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे आप लोगों से कि जॉर्ज थॉमस के बाद हरियाणा के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार कैसे हुआ था। देखिए, हमने कल थोड़ा सा जाना था कि अंग्रेज कैसे भारत के अंदर आए, हरियाणा के ऊपर उनका अधिकार कैसे हुआ। आज हम आपको डिटेल के अंदर बताएंगे, उस टॉपिक को पूरा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस भैया दूज के ऊपर आप लोगों के लिए हम हरियाणा सीईटी के लिए दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। 10 प्रैक्टिस सेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सीईटी एग्जाम भी आपके सिर पर आ चुका है। उन 10 प्रैक्टिस सेट को एक बार आप लगा कर देखें। उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि आपकी जो टाइम स्पीड है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे दोस्तों आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे और सही कर पाएंगे। ठीक है, जो बच्चा उन 10 प्रैक्टिस सेट को लेना चाहता है वह दिए गए इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके उन 10 प्रैक्टिस सेट को अपना होम डिलीवरी करवा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा आप लोगों से कि हरियाणा का जो आधुनिक इतिहास है दोस्तों, वो जॉर्ज थॉमस की मृत्यु पर ही शुरू हो जाता है। कैसे शुरू हो जाता है, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। अगर आप लोगों ने हरियाणा का प्राचीन इतिहास या हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास नहीं पढ़ा तो आप क्या करें, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हिस्ट्री ऑफ हरियाणा के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को ओपन कर लीजिएगा और आप अपने हरियाणा के मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन का आपका जो इतिहास है उसको पढ़ लीजिएगा। और आज की जो ये क्लास है ये आपकी आधुनिक इतिहास से संबंधित रहेगी। तो मैं एक बार हेडिंग भी डाल देता हूं, क्या रहेगी आपकी आज की हेडिंग की, हरियाणा का आधुनिक इतिहास। हरियाणा का आधुनिक इतिहास। तो हरियाणा का दोस्तों जो ये आधुनिक इतिहास है ना, यहां से हमारा जो सबसे पहला व्यक्ति होता है उसके बारे में हमें जानना जरूरी है, जिसका नाम क्या है, जॉर्ज थॉमस है दोस्तों। ये जॉर्ज थॉमस वही थॉमस है दोस्तों जिसके बारे में हमने कल की क्लास के अंदर जाना था। और दोस्तों यहां से आप लोगों का क्या है कि हरियाणा के अंदर अंग्रेजों का अधिकार होना शुरू हो गया था। कैसे हुआ था आज इस संपूर्ण वीडियो में जानेंगे। चलिए सबसे पहले भाई जॉर्ज थॉमस के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कल की क्लास के अंदर भी, कि इसकी मृत्यु कब हुई थी। 1802 में दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है। कहां पर होती है, तो बंगाल के अंदर मृत्यु हो जाती है। बंगाल में एक स्थान है दोस्तों जिसका नाम क्या है, बहरामपुर। बहरामपुर में जॉर्ज थॉमस की क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद क्या होता है, हरियाणा में एंट्री हो जाती है भाई। हरियाणा में कौन आ जाता है, हरियाणा में प्रवेश कर लेता है, कौन कर लेता है, आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हरियाणा में क्या करती है, प्रवेश करती है। जैसे ही आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हरियाणा में आती है, ये हरियाणा में आकर देखती है कि यार यहां पर तो कोई राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं है, यहां पर तो मतलब कि कोई राजा अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहा, तो ये फायदा उठा लेती है उस चीज का, राजनीतिक व्यवस्था होने के कारण। ठीक है, और आपका अराजकता का फायदा उठाकर या उसका लाभ उठाकर ये क्या करती है, हरियाणा में राजनीति शुरू कर लेती है, हरियाणा में प्रवेश करती है और अपनी राजनीतिक शक्तियों को बढ़ाने लग जाती है, क्योंकि ये देख लेती है कि हरियाणा में कोई व्यवस्था नहीं है, ना राजाओं की व्यवस्था अच्छे से, ना राजनीतिक व्यवस्था है। तो ये क्या करती है, हरियाणा को अपने अधीन करने की सोचती है। तो अपने अधीन कैसे करती है, तो आपका एक व्यक्ति होता है हरियाणा के अंदर दोस्तों, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम क्या होता है, दौलत राव। एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया के पास चली जाती है आपकी, कौन चली जाती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चली जाती है दोस्तों। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, दौलत राव सिंधिया से जाकर बोलती है कि हमें क्या करना है, अपने हरियाणा के अंदर छोटा मोटा क्षेत्र दे दो ताकि हम वहां पर राजनीति कर सके। तो दौलत राव सिंधिया के साथ एक संधि करती है, आपसे क्या कहता है कि आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस में आपके कौन होते हैं, आपके दौलत राव सिंधिया होते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दौलत राव के बीच में क्या हो जाती है, के बीच एक संधि होती है दोस्तों। क्या होती है, एक संधि होती है। इतना देखो आप लोगों ने पता भी होगा,
आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, लेकिन अगर आप इस क्लास में आए हैं तो कुछ अलग जानने को मिलेगा। कैसे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दौलत राव के बीच में क्या हो जाती है, एक संधि हो जाती है। दोस्तों सबसे पहले यह पूछा जाए कि ये संधि कब हुई, तो आपसे अगर कहे कि तारीख बताओ, तो भाई उस संधि की तारीख रहेगी 30 दिसंबर। क्या रहेगी? 30 दिसंबर। और दोस्तों 1803 के अंदर ये क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। और इस संधि को हम किस नाम से जानते हैं? आपसे कहे कि संधि का नाम बताओ, तो दोस्तों इस संधि का नाम है सूरजी अर्जुन गांव की संधि। तो ये संधि दोस्तों आपसे पूछ ली जाए कि कहां पर हुई थी, तो दोस्तों ये अलवर के अंदर हुई थी। भाई ये संधि कहां बैठकर की गई थी, या किस जगह पर ये संधि की गई थी, या आपके दोस्तों जो आपके दौलत राव सिंधिया और इसके साथ में दोस्तों जो आपके अंग्रेज थे उनके बीच में ये संधि अलवर में हुई। और दौलत राव सिंधिया की जो दोस्तों ये संधि थी, इसके तहत क्या हो जाता है, 1803 में क्या कहते हैं कि 1803 में हरियाणा पर, विजिबल है आगे, हरियाणा पर दोस्तों क्या हो जाता है, अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। आपका क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन क्या है कि अर्जुन जो आपकी दोस्तों एक संधि है, संधि का नाम क्या है आपका, कि सूरजी अर्जुन गांव की संधि के तहत हरियाणा पर किसका अधिकार हो जाता है, तो 1803 में हरियाणा पर दोस्तों अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। लेकिन पूरे हरियाणा पर नहीं हुआ दोस्तों, हरियाणा के कुछ पार्ट इसको मिल गए थे। अब आपका हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC के द्वारा जो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपसे क्या कहा जा सकता है, आपसे कहा जा सकता है कि भाई आपके हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, 1803। लेकिन अगर आप लोगों से पूछे कि हरियाणा पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार कब हुआ, अब यहां पर आप लोगों से क्या कहा कि हरियाणा पर पूर्ण रूप से अधिकार कब हुआ, तो दोस्तों कब हुआ था, 1809-10 के अंदर। 1809 और 1810 के अंदर क्या हो जाता है, हरियाणा पूर्ण रूप से यानी कि पूरे हरियाणा पर जिसका राज या जिसका शासन चलता है वो आपकी अंग्रेजी हुकूमत होती है। यहां तक देखिए आप लोगों ने सभी ने पढ़ रखा होगा, मैं इस पूरे पॉइंट को एक बार रिपीट करूंगा और आज की इस क्लास के अंदर आप लोगों को कुछ अलग बताऊंगा जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए आधुनिक हरियाणा के अंदर हमने जाना कि जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो जाती है। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु दोस्तों 1802 में बंगाल के एक बहरामपुर गांव होता है, वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद हरियाणा के अंदर प्रवेश कर लेती है कौन, आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों हरियाणा में एक संधि करती है। संधि का नाम पूछा जाए तो सूरजी अर्जुन गांव की यह संधि होती है, दौलत राव सिंधिया के साथ दोस्तों ये संधि की जाती है। और दोस्तों तारीख पूछी जाए तो तारीख वैसे तो ये 30 दिसंबर पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप याद कर लेना कि 1803 में ये संधि हुई थी अंग्रेजों के साथ दौलत राव सिंधिया की। और इस संधि के तहत 1803 में ही अंग्रेजों का क्या हो गया था, अधिकार हो गया था हरियाणा के ऊपर। लेकिन पूर्ण रूप से कब्जा करने में इनको टाइम लगा था, क्योंकि भाई कब्जा ही किया था इन्होंने एक तरीके से। तो पूर्ण रूप से इनका अधिकार कब हुआ, 1809 और 10 में अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से अपने हरियाणा पर क्या कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, अब अधिकार होने के बाद दोस्तों लोग बहुत परेशान होने लग गए थे कि अंग्रेज कहां से आ गए यार, ये तंग कर रहे हैं, तो इनका विद्रोह भी हुआ था। लेकिन विद्रोह बहुत बाद में हुआ था, लेकिन ये 1803 से लेकर 1809-10 तक का जो ये बीच का सफर है ना इनका, ये जानेंगे कि इन्होंने अधिकार कैसे किया था, कहां कहां पर इनके युद्ध हुए थे, कैसे हुए थे और कौन कौन व्यक्ति इसमें महत्वपूर्ण है। एक बार सभी बच्चे इतना नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट, सभी बच्चे ले लिया होगा। देखिए चलिए अच्छी बात है। अब दोस्तों अगली हेडिंग बना लीजिएगा आप,
हेडिंग क्या रहेगी आपकी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हरियाणा में शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का हरियाणा में शासन। हेडिंग क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हरियाणा में शासन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हरियाणा में शासन। तो दोस्तों ये शासन हमने कब से कब तक पढ़ना है पूछा जाए तो 1803 से लेकर 1809-10 तक ही जानेंगे, क्योंकि आज की क्लास के अंदर हम सिर्फ 9-10 तक ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 1857 की क्रांति भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमने सिर्फ ये पढ़ना है कि हरियाणा को इसने अपने अधीन कैसे लिया था, ठीक है। तो इसलिए हम जानेंगे कि हरियाणा में शासन इसने 1803 से और 1809-10 तक कैसे किया, ठीक है भाई। बंगाल में सबसे पहले जब आपकी 1803 में हरियाणा अंग्रेजों के अधीन हो गया, 1803 में जब हरियाणा अंग्रेजों के अधीन हो जाता है तो अंग्रेज देखते हैं कि भाई हरियाणा के अंदर अभी भी ऐसे राजा, ऐसे शासक और ऐसे सरदार हैं जो शक्तिशाली हैं, तो ये पूर्ण रूप से एकदम नहीं कब्जा कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, जो अपना कुछ हिस्सा था उसको क्या करते हैं, ये बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल कर लेते हैं। क्या करते हैं कि हरियाणा के कुछ भाग को कहां पर शामिल कर लेते हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल करते हैं, ठीक है जी। यहां पर आपका कुछ भाग को इन्होंने क्या कर लिया, बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल कर लिया। और दोस्तों जो आपका अन्य भाग बच जाता है, यानी कि अन्य जो कुछ भाग था, कुछ भाग हरियाणा के राजाओं व शासकों एवं सरदारों को सौंप देती है भाई, कि उनका क्या करती है, ये भी आप रखो, आप यहां पर क्या करो, शासन करो। एक बार इस पॉइंट को सभी बच्चे ध्यान से नोट कर ले, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दोस्तों क्या कहते हैं कि कुछ भाग को तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी में ले गई, लेकिन कुछ भाग हरियाणा के अंदर ही था, ठीक है भाई। हरियाणा के शासक शक्तिशाली थे, उनके पास था। अब ये दोस्तों आपके जो ये हरियाणा के शासक सरदार थे, इनके बारे में जानेंगे कि ये कौन कौन से शासक थे, कौन कौन से सरदारों के बीच में ये क्या था। एक बार इसको नोट कर लिया सबने, चलिए अच्छी बात है। अब दोस्तों क्या होता है कि हरियाणा के अंदर सबसे पहले जो आपके एक व्यक्ति होते हैं जिसका नाम है नवाब इसे खां। क्या कहते हैं कि एक नवाब होते हैं भाई, नवाब का नाम पूछा जाए तो इसे खां। इसे खां को कौन सा फरगना मिलता है, तो फर्रुख नगर दे दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। आपसे कहे कि एक नरेश होता है भाई, नरेश का नाम पूछा जाए तो भाई ईरा सिंह होता है, और ईरा सिंह को कौन सा जो फरगना दिया जाता है पूछा जाए तो बल्लभ गढ़ फरगना दिया जाता है। ये क्या है भाई, या इनको आप पुरानी जागीरें भी कह सकते हैं, ठीक है, या फरगना भी कह सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कैसे आ सकता है, अब क्वेश्चन आ सकता है कि भाई फर्रुख नगर के नवाब इसे खां को कौन सी जागीर दी गई थी, तो आपकी फर्रुख नगर जागीर दी गई थी। उसी तरीके से ईरा सिंह को बल्लभगढ़ की जागीर दी गई थी भाई, क्लियर है। इसके साथ साथ दोस्तों आपके अगले व्यक्ति है फैज तलब खां। कौन है दोस्तों, आपके फैज तलब खां। फैज तलब खां को क्या दिया गया, पटौदी दिया गया कि भाई पटौदी को आप संभालो, अंग्रेजों ने कह दिया था। उसके बाद दोस्तों अहमद आपके एक व्यक्ति होते थे, अहमद बख्श खां। अहमद बख्श खां को कौन सी फरगना या रियासत दी गई पूछा जाए तो भाई आपको दी गई थी लोहारू, और लोहारू के साथ साथ दोस्तों आपको मिला था फिरोजपुर झिरखा।
फिरोजपुर झिरका भी इनको दे दिया गया। ठीक है, तो ये एक वर्ष भी बच्चे नोट कर ले। लेकिन दोस्तों ये तो हमारे वो क्वेश्चन है जो आपके बेसिक है, छोटे छोटे से आपको पता होंगे भाई। देखो ठीक है कि भाई आपके नवाब ईसे खां को आपका फर्रुखनगर दे दिया, आपके ईरा सिंह को बल्लभगढ़ दे दिया, फैज तलब खां को पटौदी दे दिया, अहमद बख्श खां को लोहारू और फिरोजपुर झिरका दे दिया। लेकिन इनमें से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों आप लोगों के लिए रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या है, आपसे पूछा जाता है कि भाई 87 गांव या फिर आपके रेवाड़ी के 87 गांव किसको दिए। तो दोस्तों आपके एक व्यक्ति होते थे जिसका नाम है राव तेज सिंह। राव तेज सिंह को क्या दिया गया था, रेवाड़ी के 87 गांव दिए गए। रेवाड़ी के कितने गांव दे दिए दोस्तों, 87 गांव दे दिए थे। किसको दे दिए थे पूछा जाए तो राव तेज सिंह को दिए थे, और राव तेज सिंह से पेपर में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1803 में जब हरियाणा को अपने अधीन किया, अपने अधीन करने के बाद हरियाणा को इसने क्या करा, कुछ भाग को तो बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल कर लिया कि बंगाल से हम इस भाग के ऊपर शासन करेंगे। बाकी के भाग को, ये कुछ शासक थे हमारे हरियाणा के, अलग अलग रियासत के थे, इनको दोस्तों क्या कर दिया, किसी को पुरानी जागीर दे दी गई थी, किसी को वहां का नवाब बना दिया था, किसी को दोस्तों वहां की क्या कर दिया भाई, आपके जो फरगने होते हैं वो शामिल करके उनको दे दिए थे। अब यहां तक एक बार सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। 87 गांव वाला जो एक क्वेश्चन है भाई, 87 गांव हरियाणा के किसको दिए थे, ये आपके HSSC एग्जाम्स में पहले भी काफी बार पूछा जा चुका, लगभग 3-4 बार आ चुका है, तो इसको भी आप एक बार नोट कर लेना भाई। ठीक है, क्लियर सभी का। चलिए दोस्तों, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हरियाणा के अंदर है दोस्तों, कुछ भाग पर शासन करती है, लेकिन ये क्या करती है, जितने भी यहाँ के शासक है ये कोशिश करती है कि वो हमारे अकॉर्डिंग चले। जैसे कि मान लेता हूं कि मैं ये आपका एक राज्य है या एक रियासत है, दूसरी रियासत ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये आपकी अलग अलग रियासत है। और यहां पर दोस्तों अगर मैं इनका क्या हूं, एक किंग हूं, मैं सोचता हूं कि इन रियासतों पर कब्जा कर लूं, लेकिन ये रियासत ऐसे नहीं मानेगी। सबसे पहले इसको बहला फुसलाता हूं या कुछ ऑफर देता हूं, अपने अधीन करूंगा, फिर इसके साथ इसको इस तरीके से भाई हरियाणा के अंदर इसने क्या किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया था या अधिकार किया था। ठीक है, अब बात आती है गुरुजी यहां पर आपके हरियाणा के अंदर, हरियाणा में एक शोषण की एक नीति चल रही थी दोस्तों। आपका क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि हरियाणा में शोषण की नीति, शोषण की नीति आर्थिक व सामाजिक रूप से थी। तो उस शोषण की नीति को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, उस शोषण की नीति को हम क्या कहते हैं पूछा जाए तो महालवाड़ी के नाम से जानते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था ये दोस्तों आपकी क्या होती थी, ये आर्थिक व सामाजिक रूप से शोषण करती थी। ठीक है, और इसको व्यवस्था को हम क्या कहते थे, मालवाड़ी व्यवस्था कहते थे। एक बार सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिएगा कि मालवाड़ी व्यवस्था क्या होती थी। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे दोस्तों कि भाई हरियाणा के कुछ भाग को हरियाणा के अंदर ही दे दिया गया था। अब उसमें एक सबसे बड़ा भाग था आपका, जिसके अंदर आपका क्या आता था, आपका रोहतक आता था, रोहतक का महम आता था, महम के बाद भाई आपकी बेरी आती थी, आपका इसार भी इसके अंदर आता था, इसार के साथ साथ दोस्तों आपका हांसी इसके अंदर आता था, हांसी के बाद आपका अगरोहा इसके अंदर आता था, अगरोहा के बाद भाई आपका बरवाड़ा भी इसके अंदर आता था, बरवाड़ा के बाद भाई आपका जमालपुर भी इसके अंदर आता था, और जमालपुर के बाद दोस्तों आपका तोशाम। ये जितने भी हमने शहरों के नाम लिखे हैं ये दोस्तों आपके बंबू खां को दिए गए थे। एक व्यक्ति होता था, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, बंबू खां को ये सारे क्या है आपके जिले सौंप दिए थे कि भाई आज से तू क्या करेगा, यहां पे शासन करेगा। लेकिन
जब इतनी जगह इस अकेले व्यक्ति को मिली और ये अंग्रेजों की तरफ, अंग्रेजों ने जो बोल दिया ये वही करने के लिए तैयार, तो क्या करती है भाई, ये सारी यहां की जनता क्या हो जाती है, इस बंदे का विद्रोह कर देती है, इसका विद्रोह कर देती है और इसे संभलता नहीं है, ये भुखला जाता है और भुखला जाने के बाद अंग्रेजों के सामने हिल जाता है कि भाई मुझसे नहीं संभलेगी इतनी बड़ी रियासत। तो अंग्रेज क्या करते हैं, बंबू खां को साइड में करके, बंबू खां क्या है, जन विद्रोह का सामना नहीं कर पाता और जन विद्रोह के कारण दोस्तों इस फरगने को या इस ये पूरा जितने भी हमने ये नाम बताए हैं ना जिलों के, इन सभी को हम क्या कहते हैं, फरगने। इनको क्या कहेंगे आप, परगने कह सकते हैं। तो एक बार सभी बच्चे नोट कर लेंगे परगने कि परगनों के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये परगने दोस्तों बंबू खां से छीनकर या इससे हटाकर ये किसको दे दिए थे, आपके अहमद को दे दिए थे, अहमद बख्श को दोस्तों ये क्या है, आपके सारे फरगने दे दिए थे। और अहमद बख्श ने दोस्तों जब यहां पर रियासत संभाली और यहां पर आया तो अहमद बख्श ने देखा कि यार यहां पर तो रोहतक, मैम, बेरी, हिसार, आंसी, अग्रोहा, बरवाड़ा, जमालपुर, तो शाम की जनता भड़की हुई है पूरी और यहां पर विद्रोह करने लग रही है। और इस व्यक्ति अहमद बख्श का भी विद्रोह शुरू हो जाता है और ये भी बौखला जाता है भाई, ये बोलता है कि मुझसे नहीं पकड़ा जाएगा कुछ भी, मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ भी। तो इसके बाद अहमद बख्श को हटाकर अगले व्यक्ति आ जाते हैं जिसका नाम क्या है दोस्तों, आपसे पूछा जाए तो अब्दुल समद खां को नियुक्त किया जाता है। अब्दुल समद खां को यहां पर क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। और दोस्तों जब ये अब्दुल समद खां नियुक्त होते हैं तब भी जनता भड़की हुई थी, ये भी सामना नहीं कर पाता जन विद्रोह का। जनता का विद्रोह इतना बढ़ चुका था कि भाई पहले तो आपके बंबू खां वो बौखला गए कि नहीं मुझसे नहीं होगा। बंबू खां के बाद या इस फरगने को नियुक्त कर दिया अगले व्यक्ति को, अहमद बख्श को, और अहमद बख्श भी हिल जाता है कि भाई मैं सामना नहीं कर पाऊंगा इतनी बड़ी जनता का, ये तो मुझे मार के खा जाएंगे। उसी तरीके से आगे फिर आते हैं आपके अब्दुल समद खां, और अब्दुल समद खां भी हिल जाते हैं भाई। और अब्दुल समद खां के हिलने के बाद यहां पर क्या होता है दोस्तों, आपके आगे एक व्यक्ति को बुला लिया जाता है। ठीक है, एक बार सभी बच्चे यहां पर नोट कर लो, अगले व्यक्ति, इस पूरे पॉइंट को नोट करो फटाफट सभी। और अगले जो व्यक्ति दोस्तों यहां पर फिर क्या करते हैं, वो आ जाते हैं और उनके आने के बाद सारा एरिया क्या है, अंग्रेजों के अधीन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि भाई फिर उसका सामना कोई नहीं कर पाता। जैसे कि आप एक बार फटाफट इसको नोट करो सभी पहले तो, ताकि मैं आगे लिख लूं। एक बार इतना पॉइंट सभी बच्चे नोट कर लो। हाँ जी, फटाफट सभी बच्चे इस पॉइंट को नोट करो ताकि हम अगले पॉइंट्स को फिर लिखना शुरू कर दें। आगे जो आपके पॉइंट्स बनेंगे वो हम कंटिन्यू एक नई स्लाइड के ऊपर लिख लेंगे फिर, ठीक है। हाँ जी, फटाफट सभी बच्चे नोट करो। क्लियर है सबका, लिख लिया सबने? चलो, तो दोस्तों यहां पर पहले व्यक्ति कौन आते हैं, बंबू खां आते हैं, दूसरे अहमद बख्श आते हैं, तीसरे आपके पूछा जाए तो अब्दुल समद खां आ जाते हैं, और मैं चौथा यहीं पर लिख देता हूं भाई। चौथे जो व्यक्ति आ जाते हैं दोस्तों, वो उनका नाम पूछा जाए तो वह नायब मोहम्मद अली खां फिर क्या करते हैं, यहां पर आकर सारे एरिया को कंट्रोल करते हैं और उसको संभालते हैं। ठीक है, इसको सभी ने नोट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे भाई जिले वाइज, यानी कि जैसे कि क्षेत्र के अकॉर्डिंग कि कौन सा क्षेत्र किसने संभाला था। ठीक है, तो एक बार यहां तक सभी बच्चे अगर नहीं नोट कर पाए हैं तो वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर लेना, बाकी मैंने टाइम दे दिया था इसके लिए आपको। ठीक है, अब दोस्तों हरियाणा के ऊपर क्या करती है, जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो कब्जे अपना अधिकार करना शुरू कर लेती है। ये क्या करती है, सबसे पहले उत्तरी हरियाणा में आ जाती है, सबसे पहले उत्तरी हरियाणा में आ जाती है। और दोस्तों उत्तरी हरियाणा में आने के बाद ये क्या होता है, यहां पर भाई इसका सामना हो जाता है किसके साथ, आपके लाडवा के शासक के साथ। सबसे पहले कौन आ जाता है, लाडवा का शासक। लाडवा के शासक नाम पूछा जाए
तो क्या नाम रहेगा आपके? गुरदत्त सिंह रहेगा। गुरदत्त सिंह के साथ में एक व्यक्ति और होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं भाई? थानेसर का शासक। थानेसर के शासक का नाम क्या है? भंगा सिंह। दोस्तों ये थानेसर का शासक और लाडवा का शासक दोनों मिल जाते हैं भाई, दोनों मिलकर क्या करते हैं? सिख शासकों का संघ बना लेते हैं, सिख शासकों का संघ बना लेते हैं। और इस संघ को बनाने के बाद दोस्तों ये क्या करते हैं? अंग्रेजों का विद्रोह कर देते हैं। इस संघ को बनाने के बाद ये क्या करते हैं? अंग्रेजों का विद्रोह करते हैं और अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध हो जाता है। ठीक है, एक तरफ तो आपके कौन थे भाई? अंग्रेज थे, दूसरी तरफ कौन थे अगर पूछा जाए तो भाई सिख शासकों का संघ। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक युद्ध हो जाता है। दोस्तों यहां पर ब्रिटिश जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों की तरफ से यहां पर एक कमिश्नर आ जाते हैं, यानी कि कमांडर आ जाते हैं भाई, जिसका नाम पूछा जाए तो क्या था? कमांडर का नाम था कर्नल बर्न। ठीक है, कर्नल बर्न और सिखों के बीच में क्या हो जाता है दोस्तों? युद्ध हो जाता है। आप लोगों से कहे कि लाडवा का शासक थानेसर का शासक मिलकर क्या बनाते हैं भाई? सिख संघों का एक संघ बनाते हैं। जितने भी सिख शासक थे सभी एक होकर अपना एक संघ बना लेते हैं और दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते हैं। और इस विद्रोह के अंदर एक भीषण युद्ध होता है और इस युद्ध के अंदर दोस्तों बुढ़िया के शासक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या कहते हैं कि इस युद्ध में बुढ़िया के शासक, बुढ़िया के शासक जिसका नाम पूछा जाए तो भाई शेर सिंह, शेर सिंह की क्या हुई? मृत्यु हुई। शेर सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। दोस्तों मैं फिर रिपीट करता हूं, अंग्रेजों ने क्या सोचा कि उत्तरी हरियाणा पर कब्जा कर लेते, क्योंकि उत्तरी हरियाणा पर हम कब्जा करेंगे तो भाई आप धीरे धीरे फिर पूरे हरियाणा पर आसानी से कब्जा कर लोगे। तो उत्तरी हरियाणा में लाडवा और थानेसर के शासक होते हैं। लाडवा के शासक की बात करें तो गुरदत्त सिंह थे और दोस्तों थानेसर की बात करें तो भंगा सिंह थे। ये दोनों मिलकर सिख शासकों का एक संघ बनाते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते हैं। और उस विद्रोह में कर्नल बर्न अंग्रेजों की तरफ से आ जाते हैं। युद्ध को कमिश्नर और कमांडर होते हैं जो आपके अंग्रेजों के, अंग्रेजी कमांडर या फिर ब्रिटिश कमांडर कर्नल बर्न और सिखों के संघ के साथ एक युद्ध होता है। भीषण युद्ध कहा जाता है इसको। और इस युद्ध के अंदर दोस्तों आपके बुढ़िया के शासक कौन? शेर सिंह की मृत्यु हो जाती है। और इस मृत्यु के बाद दोस्तों क्या होता है? करनाल के अंदर, इस मृत्यु में करनाल के अंदर दोस्तों क्या है कि करनाल में 20 अप्रैल 1805 को क्या होता है? आपके गुरुदत्त सिंह और दोस्तों आपके कर्नल बर्न के बीच में युद्ध हो जाता है। कर्नल बर्न के बीच में क्या है? युद्ध हो जाता है और दोस्तों गुरदत्त सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है इस युद्ध के अंदर। दोस्तों करनाल में 20 अप्रैल 1805 में एक युद्ध होता है। कर्नल बर्न की यहां पर जीत होती है और दोस्तों यहां पर हार का सामना करना पड़ता है गुरदत्त सिंह को। और इस युद्ध के अंदर दोस्तों इनकी कहा जाता है मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद कहते हैं कि आपका जो ये हमने सिख शासकों का संघ बनाया था दोस्तों, ये इसकी नींव कच्ची पड़ने लगी, ये संघ बिखर गया। और दोस्तों ये क्या कहते हैं कि इसकी शक्ति फिर समाप्त हो गई थी। क्या कहा जाता है कि इसकी शक्ति समाप्त हो गई थी। और जब इसकी ही शक्ति समाप्त हो गई तो पूरे उत्तर हरियाणा के ऊपर किसका शासन शुरू हो जाता है? आपकी ब्रिटिश हुकूमत का शासन शुरू हो जाता है। ब्रिटिश अब क्या करते हैं? ब्रिटिश उत्तरी हरियाणा से निकलकर दक्षिण हरियाणा की तरफ बढ़ जाते हैं भाई। बोलते हैं कि भाई दक्षिण हरियाणा को और अपने अधीन में करते हैं। तो दक्षिण हरियाणा के अंदर इनका कुछ ज्यादा रोड़ा नहीं होता, जाते थोड़ा जल्दी इसका क्या है, दक्षिण हरियाणा को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं भाई। तो यहां पर आप लिखोगे कि दक्षिणी हरियाणा,
तो दक्षिणी हरियाणा के लोगों ने क्या कर दिया भाई, कर देना बंद कर दिया। पहला पॉइंट तो यह है कि दक्षिणी हरियाणा के लोगों ने कर यानी कि भाई टैक्स देना बंद कर दिया। तो इन्होंने क्या है दोस्तों, कर यानी कि टैक्स देना बंद कर दिया। अब टैक्स देना बंद कर दिया तो भाई क्या होता है, यहां पर अंग्रेजी हुकूमत को थोड़ा सा जोर लगाना पड़ा और अंग्रेजों को काफी समय लगा दोस्तों। अंग्रेजों का यहां पर एक युद्ध हुआ था, इंपॉर्टेंट युद्ध है, पेपर में पूछा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला युद्ध, ठीक है। गुरिल्ला युद्ध के बाद लगभग 7 साल लगे थे, 7 साल लगे थे किसको नियंत्रण में करने में, मेवात। ठीक है भाई, गुरिल्ला युद्ध के बाद 7 साल लगे मेवात को नियंत्रण करने में अंग्रेजों को। भाई 7 साल बाद ही आपका क्या नियंत्रण में आया, मेवात नियंत्रण में आया। और जब मेवात नियंत्रण में आ जाता है तो आपका अंग्रेज कहां चले जाते हैं, हरियाणा के पश्चिमी भाग के अंदर, पश्चिमी हरियाणा में चले जाते हैं दोस्तों। पश्चिमी हरियाणा में क्या होता है, आपका एक जिला होता है, एक रियासत सिरसा व फतेहाबाद। सिरसा और फतेहाबाद दोस्तों ये भट्टी शासकों ने अंग्रेजों की यहां पर क्या होता था, सिरसा और जो आपका फतेहाबाद है, यहां पर क्या है, भट्टी शासकों ने क्या कर लिया, अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार कर लिया कि हम युद्ध नहीं चाहते, तुम जो बोलोगे हम तो कर लेंगे। यहां पर सिरसा और फतेहाबाद में क्या हुआ, इनकी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। क्या कर ली, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार। ठीक है भाई। और दोस्तों फिर क्या होता है, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के बाद ये उनका काम कहना नहीं मानते थे कि भाई हम नहीं मानते, ठीक है, वो तो अपना यहां से आके चले गए, अब दोबारा क्या पता कब आए। तो भाई क्या होता है, दूसरा पॉइंट कि 1809 में कर्नल एडम आ जाते हैं। 1809 में आपके एक कर्नल एडम आ जाते हैं, सॉरी कर्नल एडम्स आ जाते हैं। तो कर्नल एडम्स एक भीषण संघर्ष करते हैं, यहां पर आकर एक भीषण संघर्ष करते हैं, यानी कि वह पूरा जोर लगा देते हैं कि वह सिरसा और फतेहाबाद के शासकों को हराने में, उनको अपनी अधीनता स्वीकार करने में। अब क्या होता है, ये जब कर्नल एडम पूरा जोर लगा देते हैं तो आपके सिरसा और फतेहाबाद के शासकों को विवश होकर, मजबूर होकर आत्मसमर्पण करना पड़ जाता है। और दोस्तों कहा जाता है इनके आत्मसमर्पण के बाद आपके एक व्यक्ति होते हैं जिसका क्या नाम था, जाबिता खां। जाबिता खां को क्या दे दिया, आपका विजिबल है यहां पर, जाबिता खां को भाई सिरसा व रानिया क्या कर दिया, लौटा दिया भाई। ठीक है। और दोस्तों बहादुर खां से रियासत छीन ली थी। पॉइंट नंबर 3 में यहां लिख देता हूं। और क्या किया, बहादुर खां से रियासत छीन ली। और दोस्तों 1809 में कर्नल एडम के टाइम पर हरियाणा अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। ठीक है भाई, ये थी आपकी एक छोटी सी क्लास। मैं इसको एक बार क्विक रिवीजन के तौर पे आपको बता देता हूं ताकि आपको कोई भी इशू ना हो, आप इसको आसानी से कर पाए। ठीक है, एक बार यहां से दोस्तों हम जान लेंगे कंप्लीट आपने आज की इस क्लास के बारे में कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले तो जॉर्ज थॉमस की मृत्यु के बारे में पूछा जाए तो जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कब हुई, 1802 में हुई थी, बंगाल में हुई थी। और बंगाल का एक स्थान है बहरामपुर के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हरियाणा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या देखती है कि हरियाणा में
क्या है, ना तो आपकी कोई राजनीतिक व्यवस्था है, ना आपकी राजाओं की कोई व्यवस्था है। इसलिए लाभ उठाकर क्या करती है, अपनी शक्ति, अपनी राजनीतिक शक्तियों को हरियाणा में स्थापित करने लग जाती है। हरियाणा में स्थापित करने के बाद ये दौलत राव सिंधिया से मिलती है और दौलत राव सिंधिया के साथ एक संधि होती है अंग्रेजों की। उस संधि के तहत क्या होता है, हरियाणा पर अधिकार हो जाता है अंग्रेजों का। आप लोगों से कहे कि हरियाणा में जो आपकी संधि हुई थी उस संधि का क्या नाम है, तो संधि का नाम रहेगा सुरजी अर्जुन गांव की संधि। और सुरजी अर्जुन गांव की जो संधि हुई थी भाई 30 दिसंबर आपकी 1803 में हुई थी। ठीक है, अलवर के अंदर दोस्तों इस संधि की मीटिंग हुई थी, अलवर के अंदर ये संधि की गई थी। उसके बाद 1803 में अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है हरियाणा पर, लेकिन पूर्ण रूप से अधिकार नहीं होता। पूर्ण रूप से अधिकार करने में अंग्रेजों को थोड़ा टाइम लगता है। कैसे टाइम लगता है, क्योंकि भाई हरियाणा पर जब इनका अधिकार हुआ तो कुछ भाग पर अधिकार हुआ था 1803 में। 1803 में जिस भाग पर इनका अधिकार हुआ, इन्होंने क्या करा, उस भाग को बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल कर लिया और बचे हुए भाग को इन्होंने क्या कहा, हरियाणा के शक्तिशाली राजाओं, शासकों और सरदारों को सौंप देते हैं, यानी कि उनसे हम अपना कार्य करवाया करेंगे। ठीक है, ये उनको सौंप देते हैं। जैसे कि भाई फर्रुखनगर और बल्लभगढ़ की बात करें तो ये दोस्तों आपका एक तो ईसे खां को सौंप दिया और दूसरा दोस्तों आपका बल्लभगढ़ है जो ईरा सिंह को सौंप दिया। यानी कि ईरा सिंह को और आपके ईसे खां को बल्लभगढ़ और फर्रुखनगर की जो पुरानी जागीरें होती थी वो दे दी थी। ठीक है, फैज तलब खां होते थे आप, जिनको पटौदी दे दिया गया, और उसके साथ साथ दोस्तों अहमद बख्श खां को लोहारू और लोहारू के साथ फिरोजपुर झिरका भी दिया था। ठीक है, राव तेज सिंह को दोस्तों रेवाड़ी जागीर के ना 87 गांव दिए थे। आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है कि राव तेज सिंह को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितनी जागीर दी, तो 87 गांव की जागीर दी थी रेवाड़ी की। ठीक है, एक व्यवस्था होती थी अंग्रेजों के समय में भाई, आर्थिक व सामाजिक रूप से हरियाणा में शोषण की नीति चलाई रखी थी। उस नीति को दोस्तों हम किस नाम से जानते थे, महलवाड़ी व्यवस्था के नाम से जानते थे। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि रोहतक, महम, बेरी, इसार, आसी, अग्रोहा और दोस्तों बरवाड़ा, और बरवाड़ा के बाद जमालपुर, और जमालपुर के बाद तो शाम, ये सारी दोस्तों को जागीर थी जो वो आपकी बंबू खां को दी थी। बंबू खां जब इस व्यवस्था इस यहाँ पर नियंत्रण करता है तो देखता है ये सारी जागीर के लोग इसका विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह कर देते हैं तो भाई इसके संभलती नहीं है इससे बात, ये कहानी बोलता है कि भाई मेरे बक्सी बात नहीं है, तो ये क्या करता है, यहां से चला जाता है। और इसके जाते ही दोस्तों यहां पर एक दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है अंग्रेजों की तरफ से, अहमद बख्श को। अहमद बख्श से भी दोस्तों यहां पर जनता विद्रोह फुल दबा के विद्रोह करती है। अहमद बख्श भी दोस्तों छोड़कर चला जाता है। अब्दुल समद खां को नियुक्त किया जाता है, ये भी हार जाता है। फिर नायब मोहम्मद अली खां आते हैं और दोस्तों उसके बाद कहा जाता है हरियाणा के ऊपर, उत्तरी हरियाणा पर अंग्रेजों ने क्या किया, हमला बोल दिया। जिसके अंदर दोस्तों क्या होता है, हमला बोलने पर आपके क्या होता है, एक सिख शासकों का संघ होता है। सिख शासकों के संघ दोस्तों भीषण युद्ध करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन दोस्तों जो आपके कर्नल बर्न होते हैं वो क्या करते हैं, इस युद्ध के अंदर क्या करते हैं, एक शासक होते हैं बुढ़िया के, उस शासक की दोस्तों इस युद्ध के अंदर मृत्यु हो जाती है। और कहा जाता है भाई करनाल में 20 अप्रैल 1805 में गुरदत्त सिंह की मृत्यु के बाद ये दोस्तों आपका संघ फीका पड़ गया था। इस पे बाद उत्तरी हरियाणा पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। फिर दक्षिण हरियाणा पर लोग कर देना बंद कर देते हैं, टैक्स देना बंद करते हैं, तो गुरिल्ला युद्ध हो जाता है। वहां पर युद्ध होने के बाद दोस्तों क्या होता है कि वह 7 साल लग जाते हैं दक्षिण हरियाणा में मेवात पर कब्जा करने में, या फिर अंग्रेजों ने मेवात पर नियंत्रण करने में कितना समय लगा अगर पूछ लिया जाए तो 7 साल लगे थे। क्लियर। पश्चिमी भाग पर आ जाते हैं तो पश्चिमी भाग पर क्या होता है, सिरसा व फतेहाबाद के दोस्तों जो शासक होते हैं वो अपने आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई हम तो अंग्रेज, तुम जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। लेकिन क्या होता है दोस्तों, वहां पर आपके एक कर्नल एडम आ जाते हैं, कर्नल एडमस आ जाते हैं। और कर्नल एडमस दोस्तों भीषण संघर्ष करते हैं 1809 में। और उस संघर्ष के बाद फतेहाबाद, सिरसा, रानिया के जो भी शासक होते हैं वो आत्मसमर्पण कर देते हैं। और दोस्तों जाबिद खां को फिर सिरसा और रानिया रियासत वापस लौटा दी जाती है। और दोस्तों कहा जाता है कि बहादुर खां से रियासत छीन ली थी। तो इस प्रकार दोस्तों आपका 1803 में
हरियाणा के अंदर कौन आई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। और दोस्तों 1809-10 तक उन्हें क्या कर लिया था, हरियाणा पर अपना अधिकार कर लिया था। कल हम जानेंगे दोस्तों कि हरियाणा में अंग्रेजों के विद्रोह कौन कौन से क्षेत्र पर हुए थे। ठीक है, क्लियर सभी का? चलिए थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही था। और जो बच्चा हरियाणा सीईटी के प्रैक्टिस सेट लेना चाहता है भाई, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर लें, आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।